हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपेल। आज से हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अभ्यास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 3 का सारा सिलेबस कवर कराएंगे। और सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास से शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में हम सारे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे, और साथ में जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ में करेंगे। तो इस सीरीज में हम एक तरह से पूरी तरह रिवीजन करेंगे, और जो भी टॉपिक हैं उनको हम क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट से देखेंगे। ठीक है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस, फ्री पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध कराते हैं। और आपको जो भी डाउट होता है वो डाउट डिस्कशन भी देखने को मिलेगा आपको। तो आप हमारे नेट जेआरएफ विद एजुपेल चैनल या एग्ज़ाम रेडी हिस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं हिस्ट्री की थोड़ी आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। तो जैसे इस पॉइंट को हम जीरो ले लें, और मैं इस जीरो से इधर जाऊंगा तो इसको हम बीसी में, और इधर जाऊंगा तो इसको एडी के रूप में देखूंगा। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? तो जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो है आपका, जो क्राइस्ट था उसके जन्म से स्टार्ट होता है। तो इस जीरो वाला पॉइंट जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर में क्राइस्ट के जन्म को इंगित करता है। और क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम है उसको एडी एनो डोमिनिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो पाषाण काल से होती है। पाषाण काल। तो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो मोटा मोटा आप जाने तो वो है आपका 6 लाख बीसी से 2 के बीसी। ठीक है। और ये जो पाषाण काल के बाद जो है राजस्थान में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो साइट है इम्पोर्टेंट उनको। ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में हैं पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो साइट हैं उनको कवर करेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं। फिर आगे के लेक्चर में हम वैदिक योगिन एंड महाजनपद योगिन या बुद्ध योगिन, फिर उसके बाद मौर्यकालीन, फिर उसके बाद गुप्तकालीन, फिर आगे पूर्व मध्यकालीन। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पुरापाषाण काल जो है आप उसको देखें तो हमने 3 भागों में विभाजित करके आगे दे रखा है। जो पुरापाषाण काल है उसका टाइम पीरियड जो है मोटा मोटा आप देख सकते हैं 24,000 ईसा पूर्व को ही बीसी बोलते हैं, से एक 10,000 बीसी तक। और जो मध्य पाषाण काल है आपका वो है 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक। और नवपाषाण काल है ये जो है 5,000 बीसी से आपका 2 के बीसी तक। ठीक है। तो पाषाण काल से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन स्थल पुरापाषाण काल में राजस्थान में जो है तो वो है आपका डीडवाना, फिर आपका जायल, फिर भानगढ़ अलवर, और ये इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर।
इसी तरह बात करें तो मध्य पाषाण काल में आपका जो है बाघ और भीलवाड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। इससे पिछली साल यानी कि जो लास्ट ईयर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है इसके बारे में। और तिलवाड़ा जो बालोतरा में नए जिले के हिसाब से, विराटनगर, कोटपुतली, भैरोड एंड सोजत, धनेरी। और आपका नवपाषाण काल में बात करें तो आहड़, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। और गिलुंड, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। एंड कालीबंगा, हनुमानगढ़, ये भी नवपाषाण काल से इसकी स्टार्टिंग मान लेते हैं। और ये वैसे इम्पोर्टेंट साइट जो है वो हड़प्पा की है। आगे इसके बारे में PYQ की मदद से सारा कुछ पढ़ने वाले हम। और इनके अलावा आपका जो मेन जो है आपके जो बाघ और तिलवाड़ा, बालोतरा एंड उपरोक्त सभी स्थल, ये सब पाषाण काल में ही आते हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका जो 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबद्ध नहीं है। पहला आपका सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा एंड गणेश्वर। ठीक है, तो लघु पाषाण या मध्य पाषाण काल जो होता है वो 10,000 से आपका 5,000 BC के टाइम पीरियड की बात होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट साइट जो है आपका बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा एंड विराटनगर, कोटपुतली, भैरोड एंड सोजत एंड धनेरी, इनको हमने देखा है। तो इसके हिसाब से सोजत आपका होगा, धनेरी होगा एंड तिलवाड़ा भी होगा। गणेशर जो है वो नहीं होगा, ये एक नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया है बागौर के बारे में। तो हमने देखा था कि बागौर जो है वो एक लघु पाषाण यौगिक यानी मध्य पाषाण यौगिक पुरातात्विक सामग्री है। और इसके बारे में जो डॉक्टर LC लेस्निक एंड पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। अभी देखते हैं क्या सही है इसके बारे में। तो बागौर जो है इसका उत्खनन स्थल भीलवाड़ा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बागौर कहाँ पर स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागौर। एंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और जो टीला है बागौर का उसको बोलते हैं महासतिया का टीला। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे भी आप देखेंगे। और डॉक्टर BN मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेस्निक एंड दक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 में इसका उत्खनन शुरुआत हुआ। ये डेट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बागौर में किसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ है, तो वो है आपके BN मिश्र। ठीक है, यहाँ से प्रस्तर युग यानी पाषाण युग के लघु उपकरण जैसे कि हथौड़ा, छेद वाली सुई, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। बागौर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, बागौर और MP का जो है आपका आदमगढ़, ये 2 ऐसी साइट हैं जिनसे सबसे पहले जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला है।
और अगर हम स्पेसिफिक कृषि की बात करें, कृषि का सबसे प्राचीनतम मेला है तो वो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में इस समय स्थित है। और इस बागौर को जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा आपका बागौर। तो अब इसका आंसर बताएं हम आपको, तो दोनों ही कथन सही है। ये जो BN मिश्र थे, उनके नेतृत्व में डॉक्टर LS एंड पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य हुआ 1967 में। और बागौर में जो है सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से एक मानव कंकाल मिला है जिसके गले में पत्थर और हड्डियों के एक हार है, देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। और आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी बागौर को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हमारे स्टार्टिंग जो है पुरातात्विक स्थलों की ढंग से होगी। इससे पहले हम थोड़ा सा पुरातात्विक स्थल के बारे में, सर्वेक्षण कार्य किसने किया, ये सब जान लेते हैं। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में हुआ था। और वो किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपके ACL कार्लाइल जो है वो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है एक कनिंघम ने की थी। और वैसे देखा जाए तो पल्लवरम मद्रास से जो है आपका रॉबर्ट ब्रूस ब्रूट ने है जो है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर जो है आपका 4 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुआ था। और वो किया था आपका ACL कार्लाइल ने। और उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की, तो उन्होंने दौसा जिले से स्टार्टिंग की। वहाँ पर उन्होंने कठोर पाषाण एवं मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्टिंग होती है हमारे पाषाण काल के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं उनके बारे में। हालांकि जो कालीबंगा है ये नवपाषाण काल के अंदर भी काउंट होता है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका घग्गर, जिसे सरस्वती बोलते थे, लूनी, साबरमती एंड बनास। इसका सही आंसर है आपका घग्गर। जो घग्गर नदी जो है वो आपकी सरस्वती एंड बृहस्पति दो नदियों से मिलकर बनी है, जिसका वर्तमान स्वरूप घग्गर है। और इसी के किनारे पे जो है आपकी कालीबंगा जो है विकसित हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, कालीबंगा में सरस्वती व बृहस्पति नदियों की घाटी में आपका हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप जो है वो घग्गर नदी है। ठीक है, तो पहला फैक्ट है आपका कि ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये आपका एक तो हड़प्पा काली साइट है, दूसरा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तीसरा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये इसका कि ये नवपाषाण काल के अंतर्गत भी काउंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका आरएएस में पूछा गया है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो काली चूड़ियाँ। यहाँ पे उत्खनन में जो है बहुत सारी काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसी के आधार पर इसका नाम जो है कालीबंगा रख दिया गया था। तो खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका ऑप्शन है बीबी लाल, वी.के. थापर, एम.डी. खरे एंड अमलानंद घोष। इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका अमलानंद घोष। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी कैसिटोरी ने की थी और 1951-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः इसकी खोज की तथा इसका जो उत्खनन हुआ है वो 1961 से 69 के मध्य वी.वी. लाल, वी.के. थापर, एम.डी. खरे, जे.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव ये प्रमुख व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। आज़ाद भारत का पहला स्थान था ये जहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। आप मुझे कमेंट में बताइए आज़ाद भारत का दूसरा कौन सा साइट था जिसका उत्खनन आज़ादी के बाद हुआ था। और कालीबंगा जो है इसका उत्खनन जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के माध्यम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है 5 स्तरों में किया गया था। इसमें से 2 स्तर वो हैं जो हड़प्पा से भी पूर्व के हैं, प्राक हड़प्पा कालीन एंड जो बाकी के 3 जो हैं वो हड़प्पा कालीन है। ठीक है, तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है वो 5 स्तरों में हुआ है, जिसमें से 2 जो है प्राक हड़प्पा कालीन है और 3 जो है वो हड़प्पा के समकालीन थे, यानी हड़प्पा कालीन है। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री की समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो ये बहुत ही फेवरेट और पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो इसके आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कालीबंगा ही है जहाँ से एकमात्र कालीबंगा जहाँ से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बाकी और कहीं से नहीं मिले हैं। और आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हल का जो है टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा योगिन साइट से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल था जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात दूसरा जो स्थल था वो रोपड़ था, हरियाणा में है, इसका उत्खनन किया गया था।
पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बैल, कांसे का दर्पण इम्पोर्टेंट, हाथी दांत का कंगा, ये भी इम्पोर्टेंट, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं इम्पोर्टेंट, एंड मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष और रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिलते हैं। हड़प्पा कालीबंगा से 7 अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन यानी जो 3 स्तर थे हड़प्पा के समकालीन, उनसे 7 अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई हैं और बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा से संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी पूछे जाते ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? एग्जाम में इस शब्द का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सही है या नहीं। तो कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। 2600 BC के टाइम पर यहाँ पर सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी व्यक्ति टेसिटोरी ने की थी, ये बात भी सही है। और प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, प्राक हड़प्पा नहीं होके ये हड़प्पा कालीन टाइम की जो 3 स्तर थे वहाँ पे हमें ये अग्निवेदियाँ देखने को मिलती हैं। कितनी अग्निवेदियाँ देखने को मिलती हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट, दोहरी रक्षा प्राचीर। एकमात्र हड़प्पा योगिन स्थल जहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में, कहाँ पे है वो? तो आपका ऑप्शन है बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर जो है कालीबंगा। आपने देखा होगा जैसे कि ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो जो वेस्ट की साइड जो बस्ती थी उसको दुर्ग बोला जाता था और ईस्ट की साइड जो बस्ती थी उसको निचली बस्ती, सामान्य लोगों की रहने की बस्ती थी और दुर्ग में शासक वर्ग रहता था। तो जितने भी हड़प्पा की साइट हैं लगभग जहाँ भी रक्षा प्राचीर है वो ये जो बस्ती है इसके चारों ओर थी। लेकिन कालीबंगा में एक अनोखी बात देखने को मिली है कि यहाँ भी रक्षा प्राचीर थी, दोनों के बीच स्पष्ट डिवाइडेड था और मिट्टी का प्लास्टर हुआ था इस रक्षा प्राचीर के। तो ये एक यूनिक बात है कालीबंगा के बारे में। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिमी के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता था तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहते थे। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिलता। सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक ही बात है।
रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मैंने बताया जो मिट्टी का लेप करके प्लास्टर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है जो कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में आया है, तो आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? लकड़ी से, मिट्टी की ईंट से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। इसका सही आंसर जो है वो मिट्टी की ईंट से निर्मित थे। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की कि यहाँ का जो फर्श था वो एकदम अलंकृत ईंटों से बना हुआ था, और इस तरह का अलंकृत फर्श किसी और सैंधव स्थल में देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसकी व्याख्या देखें। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ एवं कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पकी और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। एंड कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, ये दो ऐसी बातें हैं जो केवल कालीबंगा में देखने को मिलती हैं। एक तो जो किवाड़ है उनमें ऊपर की ओर छेद किया हुआ है, और दूसरा जो मुद्रा है उस पर व्याघ्र का अंकन है, और कहीं पर ये देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और रिपीटेड है। तो कालीबंगा, बालाथल, बैराट एंड आहड़। तो धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पूरा नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर अथवा अगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो आपको जो है आहड़, तो आहड़ एक आपका नवपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 2, इसका पुराना नाम जो है वो ताम्रवती है। इसको आघाटपुर या आघट दुर्ग भी कहते हैं, और इसका एक नाम जो है वो धूलकोट भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो ये अभी हमने देखा है, आहड़ को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदवाण आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड BRW संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसको आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को समर्थक होने का, यानी पुनर्जन्म की अवधारणा के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन है आपका ग्रेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष एंड अक्षयकीर्ति व्यास। तो इसका सही आंसर जो है अक्षयकीर्ति व्यास है। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने है, तथा रतन चंद अग्रवाल ने 1954 में की थी।
तो ये डेट ध्यान रखना है कि कौन सी डेट का बात कर रहा है। अगर 1953 पूछी जाती है तो आपको अच्छा कीर्ति व्यास लगाना है, और 1954 की बात करें तो आपको रतन चंद्र अग्रवाल सही आंसर मानना है। 1961 में एच डी सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन फिर से करवाया गया था। सॉरी, इसका उत्खनन जो है वो एच डी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। इसकी खोज जो है 1953 में अच्छा कीर्ति व्यास ने और 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। आर्य सब का संपूर्ण कालक्रम दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड जो है वो ताम्रयोगीन, और द्वितीय कालखंड जो है वो इसका लोहयोगीन सभ्यता का द्योतक है। ठीक है, हालांकि ये नवपाषाण काल के अंदर भी काउंट किया जाता है। तो मेनली जो है ये ताम्रपाषाण काल एंड लोहयोगीन। तो लोहयोगीन सभ्यता जो है आपकी वैदिक काल से स्टार्ट होती है। चलिए इनके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी कोठारी नदियों के तट पर की घाटियों में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर जो है आपका आहड़ ही है। इसका व्याख्या है, उदयपुर के बनास बेसन में आहड़, बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयोगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहड़ आहड़ जो है आपकी ताम्रयोगीन एंड लोहयोगीन सभ्यता है। इसको इसको बनास नदी घाटी सभ्यता एंड ताम्रवती, धूलकोट आदि नामों से भी जाना जाता है, और ये उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। ये RS 2021 में पूछा गया। तो आहड़ वासी तामा गलाना जानते थे, ये ताम्रयोगीन सभ्यता है तो ये तामा गलाना जानते थे, ये कथन सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखते हैं, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही बात है। तांबे का प्रमुख काम होता था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदगान मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति मिली है। काले और लाल रंग के मृदगान मिले हैं, यानी कि VRW सभ्यता ये है। तो इसका सही आंसर एक होगा, आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे, ये ताम्र है। जहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांडों आदि प्राप्त हुए थे। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबे पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलों की बनी हुई है। यानी कि आहड़ की अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे तांबे का कार्य होता था। इसके पिघलाने के लिए यहाँ पे भट्टियाँ भी देखने को मिली हैं, और यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पे ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये बात सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंट की होती थी, अभी देखते हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टजाई के टुकड़े एवं जिप्सम, ये आपका जिप्सम है, चिप्स नहीं है, जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे, ये भी सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंट के अभी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पत्थर के देखने को मिलते हैं। और जो ईंट भवनों की नींव थी वो ईंट से ना बन के पत्थरों से बनाई जाती थी। तो यही जो कथन है ये गलत है, बाकी सब सही है। व्याख्या देख लेते हैं। आहड़ के भवनों की नींव जो है वो काला पत्थर यानी शिष्ट पत्थर से एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था, जो हम आगे देख चुके हैं। यहाँ अनाज रखने के बड़े बड़े भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। इम्पोर्टेंट, गोरे और कोठे किसे कहा जाता है, तो जो अनाज रखने के लिए बड़े बड़े जो बर्तन होते थे उनको गोरे या कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर BARW सभ्यता थी जाता था। आहड़ सभ्यता के लोग जो है वो गेहूँ, ज्वार और चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलवट्टे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित हैं, तो ऑप्शन है आपका नीमका थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना एंड रीवस। तो इसका सही आंसर होगा नीमका थाना। गणेश्वर एक प्राक हड़प्पा एंड हड़प्पाकालीन एंड ताम्रयुगीन, इसके 3 कालखंड है। प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एंड ताम्रयुगीन स्थल है, जो सीकर के नीम का थाना जो है वहाँ पर कांटली नदी है उसके किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है वो 1977 में रतन चंद अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व ही अस्तित्व में आई। यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं देखने को मिली हैं। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता जो है वो आपका नीम का थाना सीकर कांटली नदी के किनारे पे है और इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और इसके 3 कालखंड रहे हैं, प्राक हड़प्पा और आपका ताम्र युग। इन 3 कालखंडों में ये उपस्थित थी और ताम्रयुगीन स्थलों में सबसे प्राचीन गणेश्वर ही है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एंड ये कांटली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? नीमका थाना सीकर, ठीक है। और इसका उत्खनन जो है 1977 में रतन चंद अग्रवाल ने करवाया और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंट का प्रयोग नहीं होता था? तो इसका सही आंसर जो है आपका आहट, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, इनमें से जो है गणेश्वर सही आंसर होगा। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ से ईंटों के उपयोग का प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्रों में पल्लवित हुई थी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरावली, ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपिसबर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन हड़प्पा। इन बर्तनों में कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मकान है यहाँ पर पत्थरों का यूज हुआ है, ईंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है बैराट से संबंधित नहीं है। भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी और राज जी की डूंगरी। तो भीम जी की डूंगरी पांडवों से संबंधित, बीजक की पहाड़ी बौद्ध काल मौर्य काल से संबंधित है, एंड महादेव जी की डोगरी भी है। राज जी की डोगरी इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है होरी होगा। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बैराट, जो कोटपुतली बहरोड जिले में है। यहाँ पे बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी एंड महादेव जी की डोंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किया गया था। फिर बाद में 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी एंड कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। तो बैराट के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप करूं तो ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इसको वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में यह मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट साइट हैं। एक तो बीजक की पहाड़ी और एक भीम जी की डूंगरी और एक आपका महादेव जी का डूंगरी। और यहाँ पे सबसे पहले उत्खनन कार्य जो है वो आपका दयाराम साहनी ने 1936-37 में करवाया था। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद 1962-63 में नीलरतन बनर्जी एंड कैलाश नाथ दीक्षित ने उत्खनन कार्य करवाया था। और ये बाणगंगा नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। सही आंसर है मौर्यकालीन सभ्यता, जो हम अभी देखे थे बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से हमें अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें बीजक की पहाड़ी से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये बीजक की पहाड़ी जो है वो बैराट का एक स्थल है। यहाँ पे मौर्यकालीन एंड बुद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बैराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। आपको याद रखना है इंडो ग्रीक मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो उसका आंसर है आपका सही बैराट। ठीक है,
जहाँ से 16 मुद्राएं राजा मेनेंडर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बनास, बेराट। सही आंसर। व्याख्या देखें, बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख जिनको हम पढ़ते हैं भाब्रू और बेराट शिलालेख जो है वो यहीं से मिलते हैं। एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भानु नहीं है ये भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 बीजक की पहाड़ी से बुद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के साक्ष्य भी बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली सभ्यता है आपकी गिलुंड सभ्यता। इसके बारे में हम जो है गिलुंड सभ्यता के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोरियत भी होने लगेगी, इसलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, NetJRF विद एजुपैल, एंड दूसरा चैनल है हमारा एग्ज़ाम रेडी हिस्ट्री। आप दोनों में से किसी भी चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप PDF वगैरह सब प्राप्त करें। और इस अभ्यास सीरीज में आपका कोई सुझाव हो इसमें सुधार के लिए तो आप हमें बताएं और कमेंट करके। और वीडियो क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ से हम गिलुंड सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।